तो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री और भारत फोर्थ का चैप्टर 2, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ नेशनल अवेकनिंग, क्लास 9th। Recently, the excavations at Rakhigarhi in Haryana have shattered the whole concept of आर्यन इन्वेशन थ्योरी। अब हरियाणा में हमारी एक साइट है राखीगढ़ी, जहाँ पर खुदाई करने के बाद राखीगढ़ी में बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलती हैं जो पुराने टाइम की थी। तो फिर हरियाणा में जब खुदाई की राखीगढ़ी में, तो उन्होंने क्या कर दिया, जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी उसके कंसेप्ट को चूर चूर कर दिया है हरियाणा की राखीगढ़ी में, जो हमें खुदाई करने के बाद जो चीज़ें मिली है। देखो ये राखीगढ़ी और यहाँ पर जो चीज़ें मिली है खुदाई करने के बाद। टेक द स्टूडेंट्स ऑन अ टूर ऑफ योर आर्कियोलॉजिकल साइट नियर बाय। अब 5th पॉइंट देखो, रेशियल एरोगेंस इन द ब्रिटिश एंड माल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी रेस थी, डिफरेंट टाइप की जो जाति थी, उनके लिए जो ब्रिटिशर्स की डिफरेंट ईगो थी, उनका जो एटीट्यूड था हर रेस के लिए बहुत ही अलग था। एंड अमाल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस, और इंडियंस के साथ जो वो बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार करते थे वो। अब देखो, रेशियल कॉन्सेंट वॉज फाउंड अमंग यूरोपियंस स्पेशली ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के अंदर ब्रिटिशर्स में हमें क्या पाया जाता है, जो जाति के लिए उनका अलग अलग जो एटीट्यूड है, जो ईगो है रखते हैं, वो अलग अलग कास्ट की अलग अलग जो रेस है उसके लिए। अब दे डिटेस्टेड इंडियंस एज एन इन्फीरियर रेस। वो इंडियंस को क्या मानते हैं, वो इंडियंस को पसंद नहीं करते और इंडियंस की रेस को वो बिल्कुल इन्फीरियर, बिल्कुल नीचा मानते हैं, और खुद को बहुत ही सुपीरियर, ऊंचा मानते हैं। वो खुद को, ब्रिटिशर्स खुद को तो वो सुपीरियर, सबसे ऊंचा मानते हैं खुद को, और इंडियंस को क्या मानते हैं, वो बिल्कुल नीचा मानते हैं, इन्फीरियर मानते हैं। दे यूज टू कॉल इंडियंस को वो अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे लाइक हब्सी, काला बाबू एटसेट्रा, ऐसे ऐसे नाम से वो इंडियंस को बोलते हैं, और उनको एब्यूज, गालियाँ भी देते हैं वो उनकी खुद की लैंग्वेज में। अब बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी पे बेस्ड बहुत सारे ऐसे टाइप्स ऑफ एब्यूजेस वर डन टू इंडियंस। बहुत सारी जो है गालियाँ देते थे इंडियंस को, बहुत सारे वो डांटते थे इंडियंस को। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, फॉर सेम क्राइम, अगर मान लो इंडियंस कोई जैसे पहले भी कुछ क्राइम कर दिया उन्होंने, और अब फिर से वो सेम क्राइम कर दिया अगर इंडियंस ने, तो इंडियंस को पनिश किया जाता था बहुत। देखो, पिछली बार पनिशमेंट मिली, उससे ज़्यादा पनिशमेंट मिलती थी अगली बार जो सेम काम करते, अगर सेम गलती करते हैं वो। ब्रिटिश वो पनिश है, लेकिन ब्रिटिशर्स को बहुत ही कम पनिशमेंट मिलती थी, इंडियंस के साथ बहुत गंदा काम करते थे वो। देयर वॉज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस इन गवर्नमेंट जॉब्स में भी इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। अपॉइंटमेंट्स टू हाई पोस्ट में जो अपॉइंटमेंट्स थी उसमें भी, रेलवेज में, इवन इन पार्क्स में भी। इन रिस्पॉन्स पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमर्ज्ड अमंग इंडियंस के मन के अंदर क्या होती है, फिर जो राजनीतिक जो चेतना है वो जागृत होती है। द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ऑल्सो शोज द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ब्रिटिश। जो एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी वो क्या थी, इसमें क्या हुआ, इंडियंस के जजेस जो है उनको पावर दी जाती है कोर्ट के अंदर यूरोपियंस के अगेंस्ट जो केसेस है उनको हियर करने के लिए। तो जो एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है वो भी हमें क्या शो करती है, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स की। जो ब्रिटिशर्स है वो इंडियन की जो रेस है उनके लिए क्या करते हैं, उनका अलग ही ईगो है, उनकी तरफ अलग ही उनका एटीट्यूड है, वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अलग अलग जो हमारी रेस है इंडियंस में उनके लिए। अब देखो यहाँ पर एक उसमें लिखा गया है, इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, डॉग्स ऑफ इंडियंस को डॉग्स बोला गया है। तो देखो ये ऐसे ऐसे जो वो गालियां देते थे इंडियंस को। अब रोल ऑफ न्यूज़पेपर का रोल देखो, न्यूज़पेपर बिगेन टू बी पब्लिश इन इंडिया में पब्लिश होता है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी से। और बैंगडूट, संवद कुमोदी एंड ब्रह्मनिकल वर द अर्ली न्यूज़पेपर थे जो राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश किए थे। उसके बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर जैसे कि बंगाली अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू प्रकाश, मराठा केसरी, द हिंदू, कोहिनूर प्रताप, यंग इंडियन एटसेट्रा ये पब्लिश किए गए थे। बाय 1877 AD तक नंबर ऑफ न्यूज़पेपर जो थे पब्लिश हुए थे इंडियन लैंग्वेज में, वो कितने हो गए थे, 169 न्यूज़पेपर जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिश होने शुरू हो गए थे। ये जो न्यूज़पेपर थे ये स्टार्टेड पब्लिशिंग क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द। अब ये जो न्यूज़पेपर थे ना, इसमें क्या बातें बताई जा रही थी, जो ब्रिटिशर्स इंडियन के साथ जो ट्रीटमेंट करते थे उसके बारे में जो है इंडियंस ने क्रिटिसिज्म कर रखा था, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में। एट द सेम टाइम जो न्यूज़पेपर है पॉपुलराइज डेमोक्रेटिक आइडियाज, और जो ये न्यूज़पेपर है ना लोगों के मन में जो है डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को
लोगों के मन में जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो आइडियाज़ है वो पॉपुलर हो जाते हैं। लोग चाहते हैं पॉपुलर डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को। एंड द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम अमंग द पीपल्स के अमंग जो है स्पिरिट चाहते हैं वो फ्रीडम की, कि उनको फ्रीडम मिले। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे ऑल्सो बिकेम अ मिरर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म। और वो जो है क्या बन जाते हैं, वो एक मिरर बन जाते हैं इंडियन नेशनलिज्म, मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म में एक मिरर बन जाते हैं ना, मीडियम टू एजुकेट द मासेस। और वो चाहते हैं जो पीपल्स है उनको भी एजुकेट करे। अब लेट्स नो हाउ द आर्टिकल ऑफ नेशनल लीडर्स यूज टू ट्रबल द ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कैसे इंडिया की जो आर्टिकल्स जो है, जो न्यूज़पेपर थे उसमें जो आर्टिकल्स पब्लिश होते थे, वो कैसे जो नेशनल लीडर्स है वो कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रबल मुश्किलें पैदा करते थे। तो 1897 एडी में एक टेरेबल डिजीज कॉल्ड प्लेग जो है पुणे में ना एक प्लेग फैल जाती है। तो प्लेग को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे ना कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। एक कमिश्नर का नाम है रैंड और दूसरे का नाम है आयरिस्ट। तो देखो द पेस ऑफ द रिलीफ फॉर पीपल ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वेरी स्लो। लेकिन जो ब्रिटिशर्स जो लोगों के लिए जो ट्रीटमेंट कर रहे थे वहाँ पर, वो बिल्कुल स्लो काम कर रहे थे लोगों के लिए। तिलक स्ट्रांगली अपोज करते हैं ये जो इनकी जो नेग्लिजेंस है जो ऑफ द गवर्नमेंट की जो लापरवाही है, इसको तिलक ने बहुत अच्छी तरीके से अपोज किया है। और मीनवाइल रैंड एंड आयरिस्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ प्लेग कमेटी के प्रेसिडेंट होते हैं, रैंड एंड आयरिस्ट। लेकिन इन दोनों को कौन, चेपकार ब्रदर्स जो है इनको मर्डर कर देते हैं इन दोनों का। कब करते हैं? 27 जून 1898 एडी में। और जो है इनकी जो किलिंग है, मतलब इनके मरने के बाद जो है जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है। और जो जनता होती है वो क्या करती है, सिंबल ऑफ पब्लिक एंगर एंड रेजिस्टेंस विरोध करती है। अब लोकमान्य तिलक जो है वो क्या करते हैं, इस मर्डर को, इस आर्टिकल में जो बट ब्लेम गवर्नमेंट, ये जो है लोकमान्य तिलक जो है वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज को ब्लेम करते हैं इस मर्डर के लिए। लेकिन तिलक वॉज गिल्टी इन आइज ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर। लेकिन जो इंग्लिश में न्यूज़पेपर्स हो रहे थे उसमें से तिलक को गिल्टी फाउंड किया गया था। कि तिलक ने, पता है क्या ये क्या करते थे, तिलक ने ना लोगों को ना प्रोत्साहन देते थे, एंकरेज करते थे वो लोगों को कि ऐसे काम करो जिससे ब्रिटिशर्स को हम यहाँ से भगा सके। तो तिलक ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना स्पीचेस देते थे लोगों को। तो ऐसे ही जो है इनको 18 मंथ्स के लिए जेल में जाना पड़ता है। किस वजह से? ऑन चार्ज ऑफ सिडिशन। सिडिशन होता है जब कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी मतलब बुरा बोलता है ना, तो उसको बोलते हैं चार्ज ऑफ सिडिशन। तो जो ये थे ना लोकमान्य तिलक, इनके अगेंस्ट क्या चलता है, फिर 18 मंथ ये जाते हैं जेल में। ये जो इंसिडेंट है ये पब्लिक पूरी कंट्री को बिल्कुल झटका दे देती है। अब देखो रोल ऑफ नेशनल लिटरेचर का रोल क्या है। लाइक द न्यूज़पेपर इन द 19th सेंचुरी, नेशनल लिटरेचर ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो वहाँ की सोसाइटी है, वहाँ के लोगों है, उनको उनके मन में एक चेतना को जागृत करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस चीज़ के मीडियम से? नॉवेल्स की, एसेज, प्लेज, पोएम, स्टोरीज एंड बायोग्राफीज की हेल्प से लोगों के मन में क्या एक चेतना को जागृत करता है। अब दीनबंधु मित्रास प्ले, नील दर्पण, ये दर्पण, बंकिम चंद्र चटर्जी की नॉवल आनंद मत, एंड देवी चौधरी एंड भारतेंदु हरिश्चंद्र प्लेस, भारत दुर्दशा, वी सरवरकार कंपोजिशन, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये कुछ ऐसी प्लेस है जो लोगों के मन में एक सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान को जागृत करती है। 1857 का जो स्वतंत्र समर है, जो वॉर थी इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ये एक फेमस बुक थी जिसको लिखा गया था वीर सावरकर ने, फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर ने। इस बुक में ये क्या है, ब्रिटिश रूल जो है बिल्कुल उनको झटका सा लग जाता है। बाय राइटिंग अ सेंसेशन एंड कंप्लीटली हिस्ट्री ऑफ सिपोई मिलिट्री, क्या करते हैं वो ब्रिटिशर्स के बारे में लिखते हैं। सिपोई मिलिट्री मतलब कि जो रिवोल्ट हुआ था 1857 को, उसको सिपोई मिलिट्री के नाम से भी जाना जाता है। जो सिपाहियों की लड़ाई थी उसके बारे में जो ये अच्छी तरह से इस बुक में बातें बताते हैं। इस बुक को क्या करते हैं, इस बुक को पब्लिश होने से पहले इस बुक को बैन कर देते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स के बारे में इसमें सारी बातें लिखी गई थी। अब एक इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका नाम है नील दर्पण, पब्लिश किया जाता है 1860 में बाय बंगाली प्ले राइट दीनबंधु मित्र, इसको पब्लिश करते हैं। इस प्ले में इनह्यूमन एट्रोसिटीज कमिटेड बाय ब्रिटिशर्स, जो बंगाल के फार्मर्स थे उनके ऊपर जो ब्रिटिशर्स जो अत्याचार कर रहे थे उसके बारे में इस प्ले में लिखा गया था। हैव बीन एक्सप्रेस वेरी बहुत इमोशनल तरीके से इसमें एक्सप्रेस किया गया है। अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर इन बंगाली, लक्ष्मीनाथ बेजबुरहा इन असामी, एंड विष्णु शास्त्री चिपुलकर इन मराठी एंड सुब्रमण्यम भारती इन तमिल एंड मुंशी प्रेमचंद इन हिंदी एंड अल्ताफ हुसैन अली इन उर्दू में। ये कुछ प्रोमिनेंट प्रचलित नेशनल राइटर्स थे। ये जो राइटिंग्स थी प्रोमोटेड अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम।
इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स इन नेशनल मूवमेंट्स में क्या इंपॉर्टेंस होती है रिलीजियस जो रिचुअल्स होते हैं, डू यू नो रिलीजियस रिचुअल्स हैव अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट्स होती हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होता है, रोल होता है। सम नेशनल लीडर्स ऑल्सो यूज रिलीजियस रिचुअल्स को यूज करते हैं एंड फेस्टिवल्स फॉर प्रोपोगेशन ऑफ नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। लोगों में क्या करते हैं ये नेशनल लीडर्स जो होते हैं ना वो बहुत सारे रिलीजियस रिचुअल्स को फेस्टिवल्स को राष्ट्रवाद को प्रचार करने के लिए और जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो अवेयरनेस है चेतना है उसको उजागर करने के लिए वो क्या करते हैं लीडर्स इसको यूज करते हैं। अब देखो अमंग देम गणेश उत्सव है, शिवाजी उत्सव है एंड महाराष्ट्र एंड दुर्गा पूजा इन बंगाल बहुत है मेन है। अब देखो इसके बाद देखो 8th है लॉर्ड लाइटन्स की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज, रिप्रेसिव होती है जब प्रिवेंट पीपल्स को क्या करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से प्रिवेंट करते हैं तो वो होते हैं रिप्रेसिव, मतलब रूल पॉलिसी रूलिंग पॉलिसीज क्या थी। अब लॉर्ड लाइटन जो था वो वाइसरॉय था इंडिया का फ्रॉम 1876 एडी से लेकर 1880 एडी तक। अब वाइसरॉय क्या होता है, वाइसरॉय होता है जो इंग्लैंड या जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट होती है ना उसको जो रिप्रेजेंट करता है उसको वाइसरॉय बोलते हैं। तो उस टाइम पर 1876 एडी से 1880 के एडी में लॉर्ड लाइटन वहाँ के वाइसरॉय थे इंडिया के। अब इसके जो इनका बिहेवियर था ना वो बहुत ही गंदा था, अन्यायपूर्ण बिहेवियर था उनका। रिएक्शनल पॉलिसीज बिकेम द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ द स्पिरिट ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। तो जो मॉडर्न नेशनलिज्म है जो राष्ट्रवाद था इंडिया में उसका मेन स्पिरिट क्या बनता है, जो इनकी पॉलिसीज है ना वो। अब देखो इनकी कुछ पॉलिसीज देखो, रिप्रेसिव पॉलिसीज, रूलिंग पॉलिसीज। पहला तो है रिड्यूसिंग द एज ऑफ अपीयरिंग इन द एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ ICS टू 19 ईयर्स। अब इन्होंने क्या कर दिया, जो एंट्रेंस एग्जाम था ICS का उसको रिड्यूस कर दिया, उसकी एज को रिड्यूस कर दिया। ऑर्गेनाइजिंग अ मैग्निफिशेंट रॉयल कोर्ट इन दिल्ली में एक कोर्ट को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एट अ टाइम ऑफ फेमाइन, जब कंट्री में अकाल पड़ा हुआ था। 1877 में इन्होंने एक कोर्ट को बनवाया था दिल्ली में। पासिंग द आर्म्स एक्ट इन 1878 एडिंग बैनिंग द पोजेशन ऑफ आर्म्स बाय इंडियंस। अब एक एक्ट को पास किया गया आर्म्स एक्ट 1878 AD में। इसमें क्या बोला गया, इसमें जो इंडियंस हैं वो अपने साथ कोई भी हथियार नहीं रख सकते। पासिंग द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर होता है लोकल लैंग्वेज, तो वर्नाकुलर में क्या होता है, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 AD में क्या हुआ, बैन कर दिए गए सारे न्यूज़पेपर जो इंडियन लैंग्वेज में पब्लिश हो रहे थे ना उन सबको बैन कर दिया कि कोई भी अब इंडियन लैंग्वेज में पब्लिश नहीं कर सकता एक भी न्यूज़पेपर। अब वहाँ पर क्या होता है ना लोगों के बीच में जो ये इनकी पॉलिसीज थी ना लॉर्ड लाइटन की पॉलिसीज, इसकी वजह से जो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंडियन इंटेलेक्चुअल्स की जो है कंट्रीब्यूशन वो देखते हैं। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ लॉर्ड मॉके वेस्टर्न दैट इज इंग्लिश एजुकेशन जो है 1835 AD में इंडिया में स्टार्ट हो जाती है। द एम ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट बिहाइंड, इसके पीछे इंग्लिश गवर्नमेंट का एम क्या होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन वॉज टू मेक क्लर्क्स एट अ लो सैलरीज क्रिएट अ लॉयल। अब देखो उनका एम क्या होता है इंग्लिश गवर्नमेंट का कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको जो है इंडिया में क्यों फैलाया गया, ताकि जो इंडिया में जो क्लर्क्स हैं उनको बहुत ही लो सैलरीज पर क्या किया जा सके, उनको अपॉइंट किया जा सके। जो इंग्लिश सीख रहे हैं ना इंडियंस उनको क्या कर सके, लो सैलरी पर क्लर्क के तौर पर उनको लगाया जा सके और एक लोअर क्लास को क्रिएट किया जा सके एंड पेव द वे फॉर मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ इंग्लिश गुड्स। और जो क्या कर सके करे इंग्लिश के गुड्स है उसको मैक्सिमम कंजम्पशन करे। अब ये जो हैपन इन द बिगिनिंग बट सून अ न्यू, अब क्या ये स्टार्टिंग में होता है ऐसा कुछ, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना इंडियन इंटेलिजेंसिया क्या होता है ना एक ग्रुप होता है इंटेलिजेंट, तो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका ग्रुप था ये, जो कि इंडिया में अमर्स होता है इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़कर। बाय रीडिंग वेस्टर्न राइटर्स को पढ़कर, फिलोसफर्स को पढ़कर जैसे माल्टन, चैलेट, बेंथम, मिल, स्पेंसर, रोजी, वोल्टायर एंड टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम, क्या करते हैं लोग जो है ना फ्रेंच रिवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लेते हैं। इटली और जर्मनी की जो यूनिफिकेशन होती है, जो दोनों को एकता के धागे में बांधा जाता है, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है इनसे। और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो आयरलैंड का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था उससे, एंड दिस क्लास वॉज इंक्रीज टू, जो ये क्लास थी ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इन सभी चीज़ों से और इन स्ट्रगल से, और वो भी अब इंडिपेंडेंस चाहती है और सेल्फ गवर्नमेंट चाहती है। अब इसके बाद देखो इन्फ्लुएंस ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल इवेंट्स। कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, सेम टाइम पर जो चलती है, तो जो इंटरनेशनल इवेंट्स हुई थी सेम टाइम पर उनका क्या इन्फ्लुएंस था, उनका क्या लोगों में कैसे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। एट द टाइम, उस टाइम पर नेशनलिज्म जो है पूरे वर्ल्ड में फैल रहा था, तो सो द रैपिड वेव्स ऑफ नेशनलिज्म एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो गिव इंपॉर्टेंस टू द इंडियंस। जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, वो इंटरनेशनल लेवल पर फैल रहा था, इस वजह से इंडियंस भी इससे प्रेरणा लेते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन जो थी 1776 AD की, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी 1789 AD की, जो फ्रीडम स्ट्रगल थी ग्रीस की, जो इटली और जर्मनी को जोड़ा गया था, एंड स्ट्रगल जो था आयरलैंड ने जो इंडिपेंडेंस लेने में स्ट्रगल किया था, इन्फ्लुएंस द, ये जो है लोगों को इन्फ्लुएंस, लोग इन सारी चीज़ों से
इन सारी रिवोल्यूशन से बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं इंडियंस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड लाला लाजपत राय जो है मजीनी से प्रभावित होते हैं, वाइल सुभाष चंद्र बोस जो है गरीबल्डी से प्रभावित होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो इवेंट्स थी डिफीट बाय इटली बाय अबसीनिया, जो इटली है अबसीनिया से हार जाता है, इनसे भी लोग जो है प्रभावित होते हैं। एंड डिफीट ऑफ रशिया बाय जापान, और जो जापान से हार जाता है रशिया, तो उससे भी इंस्पिरेशन लेते हैं लोग। एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म, और इसने क्या किया है, जो इंडिया का जो राष्ट्रवाद है उसमें भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। तो लोग क्या है, बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स हुई हैं, ऐसे मूवमेंट्स हुई है, ऐसे वॉर हुए हैं जिनसे लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, बहुत सारे लोगों से भी प्रभावित हुए हैं हमारे कंट्री के जो इंडियंस है वो। अब देखो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, एज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ग्रू अमंग इंडियंस, जैसे कि लोगों के मन में जो है राजनीतिक चेतना जो है उजागर हो रही थी इंडियंस में, सो डिड द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो है बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म हो रही थी। 1838 एडी में जो फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको फॉर्म किया गया था प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी को फॉर्म किया गया था। और 1848 एडी में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को फॉर्म किया गया था। इसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था 1851 एडी में, कंबाइन करके दो चीज़ों को कंबाइन करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था। इंडियन लीग को 1875 में इंडियन लीग को फॉर्म किया गया था, 1878 एडी में इंडियन एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था। ऐसे ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बॉम्बे एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा एक्सेट्रा को फॉर्म किया गया था। 1885 एडी में एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे जिसका नाम था एओ ह्यूम। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको फाउंड किया था। कि उन्होंने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो एओ ह्यूम ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया था। इवन आफ्टर दिस, इसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल एंड रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, गदर पार्टी, इनको भी बाद में फॉर्म किया गया था। अब मॉडर्न पॉलिटिकल नेशनल अवेकनिंग वॉज एक्सप्रेस्ड होती, और इन ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, इन ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से लोग जो है उनके मन में जो राजनीतिक चेतना को जागृत किया गया था। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो लेड द नेशनल मूवमेंट दैट केम टू बी एस्टैब्लिश, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत सारी नेशनल मूवमेंट्स को एस्टैब्लिश किया है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अवेयरनेस, ताकि लोगों के मन में हम क्या कर सके, राजनीतिक चेतना को उजागर कर सके। इसके लिए बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया है। इट कैन बी सैड, ये बोला जा सकता है कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल अवेयरनेस है इंडिया में अरोज एज अ रिजल्ट ऑफ कल्चरल रिनेसा, जो कल्चर मतलब कि सामाजिक जो जन्म हुआ है इंडिया का, हम उसको इसका रिजल्ट कह सकते हैं कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल अवेयरनेस है इंडिया में वो इसका रिजल्ट है, कल्चरल रिनेसा का ही रिजल्ट है। जो रोल था ब्रह्म समाज का, आर्य समाज का, रामकृष्ण मिशन का और थियोसॉफिकल सोसाइटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट द रिएक्शन अगेंस्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, ये जो है ये इन्होंने बहुत सारी ऐसी अच्छे काम किए हैं जिन्होंने लोगों को अंधविश्वास, बुराइयों से बचाया है। ऐसे ही जो कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन था ऑल्सो हैड इन इट्स राइज। कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन मतलब ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया को एक्सप्लोइट किया था उसको भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको जवाब दिया है। अब इट वाज लेड बाय वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलिजेंटिया बट द पार्टिसिपेशन ऑफ इलिटरेट। देखो अब जो को इसको किसने शुरू किया था, वेस्टर्न एजुकेटेड, जो वेस्टर्न के जो वेस्ट हमारी कंट्री के जो वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस थे, जिन्होंने बुद्धिमान जो लोग थे, जिनका जो ग्रुप था, जिन्होंने क्या इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी किया था उन्होंने, बट पार्टिसिपेशन ऑफ, लेकिन जो अनपढ़ जो रूरल पीपल्स थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्रचलित था। हु वर एंग्री विद द, जो कि किससे एंग्री थे, फॉरेनर्स थे। फॉरेनर्स की जो एक्सप्लोटेशन थी, जो हमें लूट रहे थे, जो हमें एक्सटॉर्शन कर रहे थे, उससे वो बिल्कुल खुश नहीं थे। ये जो लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एंड और जो वो इंडियन कल्चर में जो अपना इंटरफेयर कर रहे थे, उनसे बिल्कुल भी ये सारे लोग खुश नहीं थे, इंडियन मासेस। अब देखो अलोंग विद दिस, इसके साथ जो अर्बन एजुकेटेड क्लास है वो भी ज्वाइन करती है इसको, विच वॉज अ विक्टिम ऑफ हाइपोक्रेसी, जो कि किस इसका विक्टिम है, पाखंड का और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ब्रिटिशर्स का भी एक विक्टिम है। ठीक है, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडियंस मतलब ब्रिटिश, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स जो हमारी कंट्री में जितनी अलग अलग रेस थी उनको साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। अब क्रोनोलॉजी में देखो, अमेरिकन रिवोल्यूशन होता है 1776 में, फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है 1789 में, बिगनिंग ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया 1785, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में कब बिगनिंग हुई थी, 1835 में। पब्लिकेशन ऑफ प्लेन दर्पण का पब्लिश हुआ था 1860 में। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि दादाभाई नौरोजी की बुक है, वो कब पब्लिश हुई थी, 1876 एडी में। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 1876 में। एज ऑफ अपीयरिंग इन द ICS एग्जामिनेशन वाज रिड्यूस टू 19 ईयर्स में, मतलब कि 19 ईयर्स तक रिड्यूस कर दिया था। जो एंट्रेंस एग्जाम था ICS का वो 1876 में हुआ था। होल्डिंग अ मैग्निफिशेंट रॉयल, जो दिल्ली में जो रॉयल कोर्ट
बनाया गया था अकाल के टाइम पर, वो 1877 एडी में बनाया गया था। आर्म्स एक्ट जो है पास हुआ था 1878 में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया था, जिससे कि सारे के सारे इंडियन न्यूज़पेपर्स को बैन करवाया गया था 1878 एडी में। तो ये हमारा जो सेकंड चैप्टर था एलिमेंट्स ऑफ नेशनल अवेकनिंग, ये खत्म होता है आज यहीं पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।